नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत में क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं, इनकी जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। और हमेशा की तरह आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे कि हमारी जो सरकार है वो हमारे किसानों की आय को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और हमारे किसानों को नई नई तकनीकों की जानकारियां मिल सके, वो इसका इस्तेमाल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकें। इसके लिए अटारी यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी सेवाएं भी दे रहा है। कृषि के क्षेत्र में अटारी की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। किसान की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए सरकार हर तरह से प्रयासरत है। किसानों को नई तकनीकी से लेकर कम संसाधन में ज्यादा मुनाफा दिलाने के लिए अटारी यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे देश में करीब 11 अटारी है, जिनके तहत 722 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों और युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देश में कृषि को बढ़ावा देने में अटारी किस तरह से निभाती है अपनी भूमिका, आइए जानते हैं कानपुर अटारी के निदेशक डॉक्टर अतर सिंह से। पूरा भारत है, उसमें 11 अटारी बने हुए हैं और ये जो अटारी हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का काम नहीं करते हैं, परंतु टेक्नोलॉजी एप्लीकेटर का काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तकनीकी जो डेवलप करते हैं, उस तकनीकी को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम एक कार्य योजना तैयार करते हैं और वो क्षेत्र विशेष के हिसाब से कार्य योजना होती है। वहाँ की परिस्थिति, वातावरण और जो वहाँ के लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो प्रशिक्षण की हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन की हो, चाहे उनके यहाँ ट्रायल करने की ज़रूरत हो, चाहे कोई उनको प्रशिक्षण देना हो, प्रशिक्षण चाहे कैंपस पे चाहे कैंपस के बाहर। तो इस तरह से जो अटारी का कार्य है, उनको कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटरिंग करना, एक्शन प्लान डेवलपमेंट करना और बीच बीच में सारे प्रोग्राम को रिव्यू करना। भारत सरकार आज बहुत सारा जोर कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर दे रही है। तो उसमें से कई योजनाएं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, और जबकि 2014 में जब हुदहुद आया था, उस समय जो साइक्लोन इफेक्ट हुआ, उससे दलहन को करीब करीब 16% का नुकसान हुआ था। तो उसमें हमारे दालों के दाम बहुत ऊंचे पहुंच गए थे। तभी भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्यों न हम हमारे पास जो तकनीकी है, उस तकनीकी को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और पूरे देश में ले जाया जाए। उस समय के माननीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, उन्होंने एक प्लान किया और 20 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे जो एक्सटेंशन का डिवीज़न है, हेडक्वार्टर को मिला और उसका दायित्व हमको आईसीआर अटारी कानपुर को मिला, जिसमें हमने पूरे देश में जो है डेमोन्स्ट्रेशन लगवाए। 26 राज्यों में एक लाख से ज़्यादा, 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा पर डेमोन्स्ट्रेशन हुए और उसमें ये इजाफा हुआ कि 40% तक पैदावार में वृद्धि हुई। तो उसी का ये प्रतिफल रहा कि जो 5 मिलियन टन दालों का उत्पादन भारत में बढ़ा, जो कि आत्मनिर्भरता की ओर संकेत करता है। और आज 2 मिलियन टन दाल हमारे जो बफर स्टॉक है उसमें पड़ी हुई है। तो इस तरह से जो समन्वय है, तो मैंने आपको एक बताया। इसी तरह तिलहन का प्रदर्शनों के क्षेत्र में हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी बात करें अगर माइग्रेंट लेबर की,
तो हमारे यहाँ 31 जिलों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जो ज़िले हैं उसमें 31 जिलों में माइग्रेंट लेबर विभिन्न विभिन्न राज्यों से जो काम करते थे लौट करके आए, और हमने 18 ट्रेनिंग प्रोग्राम, 25 लोगों के बैच का 18 ट्रेनिंग प्रोग्राम उनकी उद्यमिता विकास के लिए, जैसे कोई एग्रीकल्चर का हो, चाहे एग्रीकल्चर के अलावा एलाइड सेक्टर का हो, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग का कोई काम कर सकता है, वैल्यू एडिशन का, जैसे लखनऊ और इधर का इलाका है जहाँ गुआवा और मैंगो ज़्यादा होता है, तो गुआवा और मैंगो के लिए अचार, मुरब्बा, जेली जो भी बनाना है उसका प्रशिक्षण कृषि के विशेषज्ञों ने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कोविड के दौरान ये कार्यक्रम जारी रहा, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि उसमें से 20% लोगों ने, जितने माइग्रेंट आए थे उसमें से 15 से 20% लोगों ने अपना उद्यमिता का कार्य अपने गांव लेवल पर ही शुरू कर दिया। इसी तरह से चाहे बीज उत्पादन का हो, मधुमक्खी पालन का हो, मशरूम का हो, फिर छोटे उद्यम जिनके पास लैंडलेस लेबर जो होते हैं उनके पास ज़मीन नहीं होती है, तो मुर्गी पालन है और उसमें मशरूम भी एक है, बकरी पालन है, मत्स्य पालन है। तो इस तरह के भी प्रशिक्षण दे करके जो वैज्ञानिक दृष्टि से और उनको एक सर्टिफिकेशन के माध्यम से हमारे जो मास्टर ट्रेनर हमने पहले के स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत डेवलप किए विषय विशेषज्ञ में, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट के ऊपर हो, सीड प्रोडक्शन के ऊपर हो, और इस तरह से जो भी क्षेत्र विशेष का है उस पर उसको उद्यमिता का डेवलपमेंट पहले मास्टर ट्रेनर तैयार किए, और मास्टर ट्रेनरों ने फिर जा कर के किसानों के साथ जो है, जो माइग्रेंट भी आए थे और बाद में जो भी दूसरे भी किसान हैं जो खेती में अपना कार्य करते हैं उनके लिए आया। इसीलिए ये कृषि विज्ञान केंद्र में एक स्टडी जो हुई उसमें यह देखा गया कि केवीके पर अगर 1 रुपया आता है तो उससे 7 रुपये का फ़ायदा मिलता है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट सन 1974 में शुरू हुआ था। जनरली जो प्रोजेक्ट शुरू होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, परंतु इसका प्रतिफल ग्राउंड रूट लेवल पर अच्छा दिखाई दिया, और इसीलिए सरकार ने आज तक इसको आगे रखा हुआ है, और आज की तारीख में 722 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में भी अभी 87 केवी के काम कर रहे हैं। ज़िले 75 हैं, पर केवी के 87 कैसे हो गए कि जो बड़े ज़िले थे जिनकी जनसंख्या और जिनकी आबादी और जिनका क्षेत्रफल बड़ा था, जहाँ तक 1 केवी के पहुँच नहीं सकता था, उनको 2 केवी के रूप में कर दिया गया, और 1 केवी के ये प्रयागराज, जिसका कि इलाहाबाद में पुराना नाम इलाहाबाद था, उसमें भी वो बांदा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत हो गया है। बहुत अच्छा फार्म है, उसमें धान और गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। सीड प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए किसानों को गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने के लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र का एक मैंडेट है कि अच्छा बीज, अच्छा पौध, क्वालिटी का किसानों को पहुँचे, जिससे किसान जो अपनी उसमें पैदावार बढ़ाएँ और उसमें अपनी इनकम भी बढ़ाएँ। इसी तरह से हमारा एक TSP का प्रोग्राम, SC/SP का प्रोग्राम, मेरा गांव मेरा गौरव का प्रोग्राम, और आर्या फार्मर फर्स्ट, कई ऐसे हमारे इनोवेटिव फार्मर्स हैं। राजपाल त्यागी BSc के किसान हैं सहारनपुर के, उनको जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार मिला। सहारनपुर के एक दूसरे किसान सेठपाल सिंह हैं, उनको जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार मिला। एक मुरादाबाद के किसान हैं हमारे रघुपत सिंह, उनको भी पुरस्कार मिला। और अभी हाल ही में एक किसान हैं जो कि चंद्रशेखर सिंह, जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है। तो ये जो हमारे रोल मॉडल किसान हैं जो कि फार्मर टू फार्मर देख करके लोग करते हैं, तो ऐसा कार्यक्रम जो इस तरह के प्रोजेक्ट के माध्यम से, और अब ये पल्सेस का जब बीज की बात आती है तो पल्सेस सीड हब भी बनाए गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 8 पल्सेस के सीड हब काम कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमारी एक निकरा प्रोजेक्ट चल रही है, जिसके अंतर्गत भी हमारे 13 कृषि विज्ञान केंद्र उसमें काम कर रहे हैं। ये क्या काम करते हैं कि जो परिस्थिति विशेष के हिसाब से समस्या है, कहीं क्षारीय भूमि है, कहीं सूखी वाली भूमि है, कहीं ओला पड़ गया, कहीं बाढ़ आ जाती है, तो इस तरह की जो समस्या हैं उनके लिए तकनीकी क्या है, और तकनीकी वो जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, नई नई किस्मों का वहाँ पर ले जा करके डिमॉन्स्ट्रेट कराना, तो इस तरह की जो कार्य हैं कई प्रोजेक्ट के माध्यम से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ जितने भी स्पेशल प्रोग्राम आते हैं, चाहे वो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे हो जो 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है,
उसमें किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जाते हैं, जिससे न्यूट्रेंट बजटिंग के माध्यम से ज़मीन में कितने पोषक तत्वों की कमी है और कितने उसमें हम डाल सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी संख्या में करोड़ों करोड़ों की संख्या में करोड़ों रुपए उससे बचाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ किसान एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर ज़्यादा करता है। जो भी गन्ना और आलू का किसान होता है वो सोचता है खाद डालने से ज़्यादा ही पैदावार मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर उसका सही मात्रा में परीक्षण हो, सॉइल हेल्थ कार्ड मिले, उसका एप्लीकेशन ठीक से हो, तो निश्चित रूप से उसका ये विकास वहाँ पर दिखाई देता है। तो जब किसान की आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो वो आत्मनिर्भर बनेगा। वो अपने आप कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत उसको नहीं करेगा। इसी तरह से आप देखें डेयरी का व्यवसाय, बहुत सारे लोग अभी डेयरी में काम कर रहे हैं। फिशरी का है, फिशरी में भी बहुत सारे लोग अभी शुरू हो गए। चित्रकूट में हमारा एक KVK है, नेशनल अवार्ड विनिंग KVK है, और नानाजी देशमुख का KVK है, उन्होंने वहाँ काम किया। और वो पर्ल्स भी बनाते हैं। जो पर्ल हो रहे हैं मछली के, उसी तालाब से मछली की सीप में उसमें रख करके, और पर्ल का काम, उस पर ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को। करोड़ों की संख्या में वो फिंगरलिंग्स पैदा करते हैं। तो ये जो इस तरह के, चाहे वो सीड हो, प्लांटिंग मटेरियल हो, बायो प्रोडक्ट्स हो, इससे रिवॉल्विंग फंड जनरेशन भी होता है KVK को। और हमारे KVK 10 लाख से लेकर के 50 लाख 60 लाख तक का रिवॉल्विंग फंड उनके खाते में है। ये एक इंडिकेशन है कि किसान के वो अपने फार्म पर बीज उत्पादन का जो काम करते हैं, बीज उत्पादन के काम से जो पैसा उनको मिलता है, उस रेवेन्यू से वो अगला अपना काम वहाँ पर जा कर के कोई नाली बनाना हो, कोई मोटर खरीदना हो, जिससे उस पैसे को उसी में लगा करके और पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हमारा अटारी उनकी एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। इस तरह से देखा जाए तो कई किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी और प्रशिक्षण लेकर कृषि को नए आयाम दिए हैं, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता तो बढ़ी ही है, साथ ही हम लगातार आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे सूकर पालन के बारे में। किसान भाइयों बहनों, सूकर पालन एक मुनाफे का व्यवसाय है अगर आप समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते हुए इसे करते हैं। और अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे पहले इसका प्रशिक्षण आप जरूर ले लें। तो किस तरह से सूकर पालन आपके लिए मुनाफे का सौदा बन सकता है, आइए जानते हैं।
पशुपालन में शुकर पालन सबसे तेजी से मुनाफा देने वाला पशु है, जहां हर 6 माह में इनकी संख्या में इजाफा होता है। वहीं इन पर व्यय होने वाली राशि बेहद कम होती है, जबकि इनसे मिलने वाली आय में नजर डाले तो वो भी कई गुना होती है। इस तरह से शुकर पालन कम समय में अच्छा फायदा देने वाले विकल्प है। शुकर पालन के बारे में जब कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज के कार्यक्रम सहायक से बात की गई, तो उन्होंने इस व्यवसाय से संबंधित बेहद लाभकारी जानकारी दी। इस केंद्र में शुकर की 4 नस्लों के पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा उनका कहना है, हमारे यहाँ जो है पिगरी यूनिट है 2001 से, और हम किसानों को जो है प्रशिक्षण देते हैं 1996 से, और काफ़ी किसान जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। काफ़ी किसानों ने खोला भी था, लेकिन बीच में मार्केट की वजह से कुछ किसान जो है बंद भी कर दिए थे, लेकिन दोबारा से किसान जो है दोबारा से जागरूक हुए हैं और पिगरी यूनिट जो है स्टार्ट कर दिए हैं। सुअर पालन का जो प्रजाति है उसमें लार्ज वाइड यॉर्कशायर हमारे यहाँ है, मिडिल वाइड यॉर्कशायर है, लैंड्रेस है और देसी है। 4 तरह की जो है ब्रीड हम लोगों के यहाँ पालते हैं। पशुपालन में मुनाफे की रफ्तार बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है पशु को बीमारियों से बचाना। इसके लिए पशुओं का समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। शुगर में होने वाली बीमारियों के बारे में विशेषज्ञ का कहना है कि ये जो है खाने पीने के लिए इसको आप कुछ भी दे सकते हैं। प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके को छोड़ के बाकी आपके घर पे जो भी सब्जी के छिलके, फल के छिलके, सड़ी गले फल, सड़ी गली सब्जी, होटल का बचा हुआ खाना बहुत अच्छा होता है इसके लिए। और बाकी का जो कना और राइस पालिश और कोई भी अन्न, हर तरीके का जो आपके गांव में कम पैसे में मिलता हो वो आप इसको खिला सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो खाता है वो उसको मीट में कन्वर्ट कर देता है। इनमें जो है ज़्यादातर 3 तरह के रोग पाए जाते हैं। एक गला घोटू होता है, एक खुरपका मुंहपका की बीमारी होती है, तीसरा स्किन डिजीज़ होती है और एक स्वाइन फीवर होता है। ये जो बीमारी हैं इनके लिए पहले से आप टीका लगा सकते हैं जिससे कि ये बीमारी ना हो। शुकर पालन में नर और मादा का अनुपात कितना रखा जाए, साथ ही शुकरों की संख्या में कैसे इजाफा होता है, आइए ये भी समझते हैं। इसको पालने के लिए आप 10+1 यानी कि 10 फीमेल और 1 मेल को आप अपने यूनिट में रख सकते हैं। उससे आप साल में 2 बार बच्चे देती है ये, और एक बार में मिनिमम अगर 8 बच्चे देती है तो साल में 16 बच्चे होंगे, और 10 अगर आपके पास होंगे तो 160 बच्चे हो जाएंगे, जो कि एक बच्चा जो है मार्केट में 2 महीने का बच्चा 2000 रुपये का बिकता है, तो 3,20,000 हो गया। 3,20,000 में अगर 1,20,000 रुपये अगर उसके खर्चे में निकाल दें हम लोग तो 2 लाख रुपये का हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा। इसको रहने के लिए आप जो है ना, जब आपके पास कम पैसा है तो आप इसको कच्चा भी बना सकते हैं, और उसकी जो हाइट होती है वो करीब 10 से लेके 12 फीट होने चाहिए, जिससे कि उसको गर्मी न लगे। क्योंकि इसको क्या है कि इसमें पसीने वाली ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए पसीना इसको बहुत आता है, गर्मी अधिक लगती है। पानी का समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए इसके लिए। युवाओं को मैं यही सलाह दूंगा कि जो जानवरों का आदमी लोग मांस खाते हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाला यही जानवर है, और आप इसको पालिए। अगर जब आप इसको पालेंगे तो इसके फ़ायदे से आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी को जो है भूल जाएंगे। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसका समुचित ज्ञान लेकर शुरू किया जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। शुकर पालन में भी खास बातों का ध्यान रखकर कम समय में बेहतर लाभ लिया जा सकता है। किसान भाइयों बहनों, हमारा पशुधन सेगमेंट में अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए, ताकि पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें।
मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांधकर निकालें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे लक्ष्मी निषाद नाम की एक सफल कृषि उद्यमी से। बता दें आपको कि ये मूंज से कई तरह की टोकरियां, कई तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाती हैं और न केवल वो खुद इसमें शामिल हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी अपने से जोड़ा हुआ है और उन्हें भी आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रेरित कर रही हैं और साथ ही साथ सहायता भी कर रही हैं। बता दें कि इसमें सरकार भी उनकी काफ़ी मदद कर रही है। आइए मुलाकात करते हैं हमारी सफल महिला उद्यमी से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। महिला को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। महिलाएं घर की पारिवारिक स्थितियों को बदलने में सक्षम होती हैं। महिलाएं अपनी मेहनत व समझदारी से विपरीत हालात में भी आत्मनिर्भर होने का हुनर रखती हैं। ऐसी ही एक महिला हैं लक्ष्मी निषाद, जिन्होंने केवीके से प्रशिक्षण लेकर मामूली से घास को सुंदर रूप दिया है। वो इन घासों को अपने हाथों से नया नया रूप देकर विभिन्न प्रकार की टोकरियां बना रही हैं। मैं यहाँ पे 2019 में आई थी, मैम से मुलाकात हुआ, मैम ने मुझे ट्रेनिंग दिया। मैं इसके बारे में जानती भी नहीं थी क्या होता है, पढ़ाई लिखाई में तो जानती नहीं थी। शादी बाद फिर मैम से मुलाकात हुआ, मैम ने मुझे ट्रेनिंग दी हस्तशिल्प प्रयागराज से, मुंज क्राफ्ट। फिर मैंने इसको बनाना सीखा। ऐसे बनाते बनाते फिर मैंने पेंदी स्टार्ट किया। पेंदी से मुझे डिज़ाइन नहीं आती थी, फिर मैम ने मुझे डिज़ाइन भी बताया, डिज़ाइन डालना। बट फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके फिर 20 महिलाओं का एक समूह बनाया। हमने 20 महिलाओं को समूह बनाया, 20 महिलाएं मिलकर के सामान बनाया हमने। फिर एक स्टॉल पे हम लोग दुकान लगाते हैं, 2 पैसा कमाते। बट जो पहले मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अब मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं। बट पहले से स्थिति भी मेरी बहुत अच्छी हो गई है। क्यों, एक कमाई से मेरा घर नहीं चलता था। मैंने मैम से बहुत कई बार मैंने बोला, मैम मुझे कुछ ट्रेनिंग दीजिए। बोले अचार की ट्रेनिंग ले लो, अचार की भी मैंने ट्रेनिंग ली। बट मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिला। जहाँ पे मैं 12,000 रुपये लगा, अगर मैं 24,000 रुपये कमा रही हूँ तो मुझे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। आज लक्ष्मी 20 महिलाओं का समूह बनाकर अपने काम को विस्तार दे रही हैं। लक्ष्मी बताती हैं कि किस तरह से केवीके के विशेषज्ञों ने हर कदम पर उनका साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता की। तो कैसे बनता है, आइए हम जानते हैं। ये कांसा घास है और ये नदी के किनारे जाड़े के समय में
आराम से पाई जाती है। इसमें इस कासा घास में होने वाले जो फूल हैं उससे हम ये मूंज, जिसे बल्ला भी कहा जाता है, वो हम प्राप्त करते हैं। और इस बल्ले को जो है हम रंगते हैं और रंगने के बाद इसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद जो है अलग अलग जो है इससे क्राफ्ट बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि अलग तरीकों से यूज़ किए जाते हैं। चाहे तो आप मंदिर में पूजा के फूल रखने के लिए या पूजा की थाली के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घरों में सामान रखने के लिए या शादियों में जो है सामान भेंट करने के लिए डलियों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फल रखने के लिए रोटी के कटोरदान की तरह, या फिर अगर इंटीरियर्स की बात करें तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी जो है ये वॉल हैंगिंग्स के रूप में भी काम आ सकते हैं। केवीके कई महिलाओं और युवाओं की तकदीर बदलने में सहायक रहा है। समय समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होकर और अपनी क्षमताओं का विकास करके युवा देश की तरक्की में भागीदार बन रही हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।